अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे और वाक़यों का लुत्फ़ ले रहे होंगे। आज का वाक़या बिलाल कुरैशी ने भेजा है और ये वाक़या इनके चचा के साथ पेश आया था। बिलाल उत्तर प्रदेश रुदौली के रहने वाले हैं। बिलाल बताता है कि ये बात करीब 40 से 45 साल पुरानी है। बिलाल के दादा अबरार अहमद के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जमील अहमद जो कि बिलाल के वालिद हैं और छोटा बेटा कबीर अहमद जो बिलाल के चचा हैं। बिलाल बताता है कि इसके दादा का एक पुश्तैनी मकान था जो कि रुदौली से काफ़ी दूरी पर था। लगभग 7 से 8 घंटे का रास्ता था। बिलाल के दादा चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में इस पुश्तैनी मकान को बेचकर दोनों बेटों में इसकी रकम बराबरी से तकसीम कर दें, क्योंकि बड़े बेटे अबरार अहमद पर पूरे कारोबार और घर की जिम्मेदारी थी। इसलिए इस काम के लिए कबीर अहमद को भेजा जाता है। अब मकान का सौदा इतनी जल्दी तो हो नहीं जाता, इसलिए कुछ दिन तो वहाँ रुकना ही पड़ता। तो कबीर अहमद ने जाने की तैयारी कर ली। दोपहर की ट्रेन थी, लगभग 3 साढ़े 3 बजे की। तो पहुँचते पहुँचते उसको रात हो गई। कबीर मकान के दरवाजे पर लगा ताला खोलता है और इस बीच वो एक नज़र अगल बगल के घरों की तरफ दौड़ाता है। लगता है कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी। फिर कबीर घड़ी देखता है और सोचता है कि बज भी तो 11 रहे हैं रात के, सब लोग सो चुके होंगे। खैर, कबीर ताला खोलकर अंदर जाता है। तभी कुछ कबूतर गुटर गूं करते हुए उड़कर छत की मुंडेर पर बैठ जाते हैं। शायद 8-10 कबूतर रहे होंगे, सफ़ेद रंग के शफ़ाक कबूतर। चारों तरफ जाले ही जाले लगे थे और धूल मिट्टी फैली हुई थी। कबीर अपना सामान नीचे रखता है और सहन के चारों तरफ बने एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। एक तो सफ़र की थकान और भूख भी लगी थी। वो थोड़ी बहुत सफाई करता है और बिस्तर पर चादर बिछाता है। फिर जो खाना साथ लेकर गया था वो खाने बैठ जाता है। फिर उसे कुछ प्यास मालूम पड़ती है। तभी पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है। ये आवाज़ सहन से आ रही थी। वो अपनी पानी की खाली बोतल लेकर सहन की तरफ चला जाता है और वो देखता है सहन में जो हैंडपंप लगा है उसके नीचे पानी पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि इतने सालों से बंद रहने के बाद भी हैंडपंप कैसे काम कर रहा है, और वो ये सोचकर हैंडपंप चलाता है और बोतल में पानी भरकर कमरे में वापस आ जाता है। सफ़र की थकान की वजह से उसे नींद आने लगती है और वो सोने के लिए लेट जाता है।
अभी उसे आंख बंद करे हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसके कानों में ढोलक बजने की आवाज आती है। वो सोचता है इस वक्त कौन ढोलक बजा रहा है। वो फिर आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ढोलक की आवाज मुसलसल आ रही थी। कबीर को ऐसा लगता है कि जैसे बगल वाले कमरे में ढोलक बज रही है। वो उठता है और कमरा खोल कर देखता है, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। बाहर सहन में हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। वो जीने चढ़कर छत पर चला जाता है और वहां खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र नीचे सहन में पड़ती है। वहां पर रोशनी ही रोशनी फैली थी और बहुत सारी लड़कियां बैठी थीं और एक लड़की ढोलक बजा रही थी और सबके साथ मिलकर गाने गा रही थी। कबीर को यह सब एक ख्वाब की तरह लग रहा था, जिसे वो यूं ही पूरी रात छत पर खड़े होकर देख सकता था। इतनी ऊंचाई से भी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, जो ढोलक बजा रही थी। वो लड़की भला की खूबसूरत थी। ऐसा लगता था मानो कोई हूर परी मेरे सामने बैठी हो। मैं एक टकटकी लगाकर उसे देखे ही जा रहा था। तभी वो लड़की नजर उठाकर ऊपर देखती है और उसके साथ वाली लड़की भी मुझे ही देख रही थी। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाता हूं, लेकिन तभी दिल में एक ख्याल आता है कि एक मर्तबा और खूबसूरत मंजर को देख लूं। और ये ख्याल करके मैं दोबारा सहन की तरफ झांकने लगता हूं। तभी मेरे बगल से एक लड़की की आवाज आती है और वो कहती है, इस तरह से छुपकर नामहरम को नहीं देखना चाहिए। कबीर एकदम से पलटकर उस आवाज की तरफ देखता है। वहां पर दो लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक तो वही थी जो ढोलक बजा रही थी। उसने सब्ज रंग के कपड़े पहने थे और हाथों और बालों में गजरे पहन रखे थे। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मैं बिना पलक झपकाए उसी को देखे जा रहा था। फिर मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा कि जब मैं नीचे उतर के जाता हूं तब तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब छत से देखता हूं तब ये शोर शराबा और रोशनी दिखाई देती है। इस पर वो लड़की कहती है, दरअसल मेरे और आपके मकान की दीवारें मिली हुई हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैं उसकी बात समझकर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। फिर मैंने उससे बेसाख्ता सवाल किया कि क्या तुम्हारी शादी हो रही है? इस पर उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ये तो मेरी बड़ी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं। ये सुनकर न जाने क्यों कबीर को एक सुकून सा हासिल होता है। तभी उस लड़की को कोई आवाज देता है और वो वहां से चली जाती है। फिर कबीर नीचे उतर कर आता है। सहन में फिर वही खामोशी छाई हुई थी। वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है। उसकी नज़र अपनी घड़ी पर पड़ती है, जिसमें सुबह के
करीब 3:45 बज रहे थे। वो सोचता है क्या क्या वाकई मैंने छत पर खड़े खड़े पूरी रात गुजार दी। फिर वो सोचता है और वो लड़की किस तरफ से गई होगी, क्योंकि जैसे उसने बताया था उसके और मेरे मकान की दीवार मिली हुई है, तो क्या वो अपनी छत से मेरी छत पे आई थी और मेरे और उसके मकान की छत भी मिली हुई है। ये सब सोचते सोचते कबीर को न जाने कब नींद आ जाती है। जब कबीर की आंख खुलती है तो दोपहर के 12 बज रहे थे। वो सोचता है कि क्या वाकई में मैं इतनी देर तक सोता रहा हूँ। बहरहाल वो मुंह हाथ धोकर ताला लगाकर मकान से बाहर निकलता है। पहले किसी होटल जाता है और वहाँ पर खाना खाता है। इसके बाद वो प्रॉपर्टी एजेंट से जाकर मिलता है। वो एजेंट कबीर को बताता है कि आज शाम 4 बजे तक मैं कुछ लोगों को आपका मकान दिखाने लाऊंगा। हो सकता है आज ही बात फाइनल हो जाए। ये सुनकर कबीर को इत्मीनान भी होता है और उसके साथ साथ एक अजीब तरह की बेचैनी भी थी कि अब शायद वो उस लड़की से दोबारा मिल पाएगा या नहीं। खैर वो घर वापस आ जाता है। दोपहर का करीब 2:30 बजा हुआ था। तभी उसके कमरे के बाहर कोई आवाज़ लगाता है। वो सोचता है मैं तो दरवाज़ा बंद करके आया हूँ, तो सहन के अंदर कैसे कोई आ सकता है। फिर वो उठकर कमरे के बाहर आता है। सामने वही हसीन लड़की खड़ी हुई थी और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वो लड़की कबीर से कहती है कि ये मेरे बड़े भाई हैं और ये आपसे किसी काम के सिलसिले में मिलने आए हैं। कबीर उन्हें कमरे के अंदर बुला लेता है। वो लोग कमरे के अंदर आ जाते हैं। कबीर का पूरा ध्यान अभी भी उस लड़की की तरफ था। तभी वो आदमी कबीर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। ये काम वहीं का है। तभी कबीर उस लड़की की तरफ देखता है जैसे कि वो उससे पूछ रहा हो कि मैं चला जाऊं या ना जाऊं। वो लड़की उससे कहती है चलिए अब ज़्यादा देर करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसके इतना कहते ही कबीर दोनों के साथ चल पड़ता है और वो जैसे ही उनके साथ सहन में आता है, फिर वही सजावट, वही फूलों की खुशबू और 15-20 लोग उसको दिखाई देते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो मेरे ही घर के सहन में इतनी जल्दी यहाँ इतनी रौनक कैसे हो गई। वो सोच ही रहा था कि तभी सामने से एक आदमी आता है। उसका कद करीब 12 से 13 फुट होगा। उसने काले रंग का मखमली लिबास पहना हुआ था जिस पर सुनहरी कली हुई और सर पर लंबी काली मखमली टोपी थी। वो आकर एक तख्त पर बैठ जाता है। मेरे खुद का कद लगभग 5 फीट 10 इंच था, लेकिन उस आदमी के सामने मैं खुद को बौना महसूस कर रहा था। तभी एक मोटी भद्दी सी औरत आती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है कि तुम मेरी बड़ी बेटी का निकाह पढ़ाओ, क्योंकि उसने ये शर्त रखी थी कि मैं तभी शादी करूँगी जब मेरे निकाह को आदमजाद पढ़ाएगा।
ये सुनकर कबीर के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। वो कहता है, पर मैंने तो कभी किसी का निकाह नहीं पढ़ाया है। तभी वो औरत कहती है कि तुम परेशान मत हो, निकाह पढ़ाने के बाद तुम जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे हम लोग फ़ौरन ही पूरी कर देंगे। बस इसके बाद कबीर निकाह पढ़ाता है और देखता है कि वो लोग आपस में एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान अलग ही थी जो मैं समझ नहीं सकता था। तभी वो खूबसूरत लड़की मेरे करीब आती है और मुझसे कहती है, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि तुम अपने दिल की मुराद मांगो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो शायद कबीर के दिल की बात जान चुकी थी। वो कबीर को अपने साथ मकान के पीछे वाले कमरे में ले आती है। कबीर बताता है कि उस कमरे में अंधेरा था और एक अजब तरह की बदबू आ रही थी। वो अपनी नाक बंद करके खड़ा हो जाता है क्योंकि बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी वो देखता है कि उस लड़की का कद बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाल लंबे लंबे पांव तक लटक रहे थे और उसके पैर पर जब उसकी निगाह पड़ती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैर घोड़े के खुर की तरह हो गए थे। वो जैसे ही अपना चेहरा मेरी तरफ पलटने वाली थी, मैं वहाँ से बेसाख्ता बाहर की तरफ दौड़ लगा देता हूँ। उसके बाद जब मैं सड़क पे आता हूँ तो काफ़ी देर तक मैं हाँफता रहता हूँ। सुबह होने ही वाली थी। मैं एक मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। जैसे तैसे मैं अपना टिकट लेता हूँ। तभी मुझे ख्याल आता है कि एक आखिरी बार मुझे फिर वहीं जाना था जहाँ से मैं भाग कर आया था, क्योंकि उस मकान में मेरा सामान था और मेरे बैग में ही उस मकान के कागजात भी थे। मैं खुद को हिम्मत दिलाता हूँ और उस मकान के अंदर जाता हूँ और एक मशीन की तरह अपना सामान समेटकर वहाँ से ऐसे निकलता हूँ जैसे कि कमान से तीर निकलता है। घर आकर मैं अपने वालिद को पूरा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे वालिद कहते हैं कि मकान काफ़ी सालों से बंद पड़ा था। ऐसे में किसी गैर मरई मखलूक का बसेरा हो गया होगा। बहरहाल 5-6 महीने के अंदर वो मकान बिक जाता है और वो लड़की जो मेरे हवासों पर छा चुकी थी वो एक बुरे ख्वाब की तरह जहन से निकल जाती है। मेरे दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मकान को ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीनों तक खाली अंधेरा करके नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इसमें गैर मरई मखलूक का कब्ज़ा हो जाता है। वहाँ रोशनी करते रहना चाहिए, वहाँ आते जाते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी आपसे नए वाक़े के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।